महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री को लेकर पिछले 12 दिनों से चल रहा सस्पेंस आज खत्म हो गया है। मुंबई में बीजेपी की विधायक दल की बैठक में देवेंद्र फडणवीस को सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुन लिया। महायुति के नेताओं ने आज राज्यपाल से मिलकर अपनी सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं मनिंदर प्रताप सिंह। महाराष्ट्र में फडणवीस सरकार बनने जा रही है, जिसमें शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे और एनसीपी प्रमुख अजीत पवार डिप्टी सीएम होंगे। इस ऐलान के बाद देवेंद्र फडणवीस के समर्थकों में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। बीजेपी की विधायक दल की बैठक में सूबे का मुख्यमंत्री चुने जाने के बाद अपने धन्यवाद संबोधन में देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि चुनावी नतीजों ने साफ कर दिया है कि हम एक हैं तो सेफ हैं। महाराष्ट्र में हमारी एक तरफा जीत हुई है, मैं इस जनादेश का आभारी हूं। उन्होंने समर्थन के लिए शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे और एनसीपी प्रमुख अजीत पवार का आभार जताया। वहीं तीनों नेताओं ने सरकार बनाने का दावा पेश करने के बाद मीडिया से बात की और देवेंद्र फडणवीस ने दोबारा समर्थन के लिए आभार जताया। इतका मोठा जनादेश हा आपल्याला या ठिकाणी जनतेने दिलेला आहे की या जनादेशातून मी एवढंच म्हणेन की आनंद आहे, पण त्याहीपेक्षा जबाबदारी आपली वाढलेली आहे। प्रचंड मोठी जबाबदारीची जाणीव करून देणारा अशा प्रकारचा जनादेश हा जनतेने आपल्याला दिलेला आहे। आणि विशेषतः आपल्या लाडक्या बहिणी असतील, आपले लाडके भाऊ असतील, आपले लाडके शेतकरी असतील, आपले लाडके युवा असतील, या सगळ्यांनी आणि समाजातल्या दलित, वंचित, ओबीसी, आदिवासी सगळ्यांनी जो जनादेश आपल्याला दिलेला आहे त्या जनादेशाचा सन्मान राखण्याचं काम हे आपल्याला करावं लागणार आहे। आणि म्हणून निश्चितपणे आपली प्राथमिकता आपण सुरू केलेल्या योजना आणि आपण दिलेली आश्वासनं ही पूर्ण करणं याच्याकडे आपली प्राथमिकता तर असेलच, पण त्यासोबत महाराष्ट्राला पुढे नेण्याकरता महाराष्ट्राला सर्व आघाड्यांवर पहिल्या क्रमांकावर आणण्याकरता आपल्या सर्वांना या ठिकाणी सातत्याने कार्यरत राहायचं आहे। आपल्याला कल्पना आहे की 2019 साली देखील जनतेचा कौल आपल्याला मिळाला होता। दुर्दैवाने जनतेचा जो कौल होता तो हिसकावून घेण्यात आला आणि जनतेसोबत एक प्रकारे बेईमानी त्या काळामध्ये झाली। मी काही त्या इतिहासामध्ये जाऊ इच्छित नाही, एक नवीन सुरुवात आपण करतोय, पण या गोष्टीचा निश्चित उल्लेख करेन की सुरुवातीच्या 2.5 वर्षामध्ये ज्या प्रकारे वेगवेगळ्या पद्धतीनं आपल्याला त्रास देण्यात आला, आपल्या आमदारांना त्रास देण्यात आला, नेत्यांना त्रास देण्यात आला, अशाही परिस्थितीमध्ये मला या गोष्टीचा अभिमान आहे की 2.5 वर्षात एकही आमदार आपल्याला सोडून गेला नाही। सगळे आमदार, सगळे नेते संघर्ष करत होते आणि त्या संघर्षामुळेच 2022 साली पुन्हा आपलं सरकार तयार झालं आणि त्यातूनच आज पुन्हा एकदा पूर्ण बहुमत आपल्या महायुतीला, प्रचंड बहुमत हे महायुतीला मिळालं आणि आपल्या भारतीय जनता पक्षाला 132 आणि आपल्या मित्रांसोबत 137 जागा, एक प्रकारचा इतिहास या महाराष्ट्रामध्ये लिहिला गेला। हा इतिहास मला असं वाटतं की अभूतपूर्व अशा प्रकारचा आहे। या निमित्ताने देशाचे प्रधानमंत्री माननीय मोदीजींचे मी मनापासून आभार मानेन की माझ्यासारख्या बूथचा कार्यकर्ता म्हणून ज्याने काम चालू केलंय, वॉर्डाचा अध्यक्ष म्हणून काम चालू केलंय, अशा एका कार्यकर्त्याला या सर्वोच्च पदापर्यंत 3 वेळा माननीय मोदीजींनी या ठिकाणी बसवलं। अर्थात त्यातला एकदा 72 तासाकरताच होतो, पण तरी देखील टेक्निकली होतो, त्याच्यामुळे 3 वेळा मला महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्री पदावर बसण्याचा मान सन्मान त्यांनी दिला। हा पक्ष
ज्या प्रकारे त्यांच्या नेतृत्वात मोठा झाला, त्यातूनच सामान्य कार्यकर्त्यांना वेगवेगळी त्या ठिकाणी पदं मिळाली, चांगली पदं मिळाली, आपल्याला काम करण्याची संधी मिळाली. म्हणून मी आदरणीय मोदीजींचं मनापासनं या ठिकाणी त्यांचे आभार मानतो. पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय JP नड्डा साहेब यांचे देखील अतिशय मनापासून आभार मानतो. आणि त्याचसोबत ज्यांनी या संपूर्ण निवडणुकीमध्ये अतिशय ताकदीनं महाराष्ट्रामध्ये आपल्यासोबत तळ ठोकून कार्यकर्त्यांमध्ये ऊर्जा निर्माण केली आणि या निवडणुकीत अत्यंत ताकद आपल्या सर्वांना दिली, ते देशाचे गृहमंत्री माननीय अमितभाई शहा यांचे देखील आभार मानतो. आणि भारतीय जनता पक्षाचं जे शीर्षस्थ नेतृत्व आहे त्या सगळ्या नेत्यांचे या ठिकाणी अतिशय मनापासून मी आभार मानतो. आणि विशेषतः वेगवेगळे राज्यातल्या ज्या कार्यकर्त्यांनी नेत्यांनी आपल्याला मदत केली त्यांचे देखील मी अतिशय मनापासून आभार मानतो. महाराष्ट्रातली सगळी टीम तर आपले प्रदेशाध्यक्ष बावनकुळेजी यांच्या नेतृत्वात महाराष्ट्र भाजप हा पूर्ण ताकदीने या ठिकाणी मैदानामध्ये होता आणि त्यामुळेच हा विजय आपल्याला या ठिकाणी मिळालेला आहे. त्याबद्दल भारतीय जनता पक्ष महाराष्ट्राच्या संपूर्ण टीमचं मी मनापासून अभिनंदन करतो, आभार मानतो. आणि अर्थातच तुम्ही सगळे लोक आहात म्हणून मी इथे आहे. तुम्ही नसतात तर मी इथे नसतो. त्याच्यामुळे तुमचे सगळ्यांचे मनपूर्वक आभार मानत असताना पुढची वाट ही आपल्याला अपेक्षा पूर्ण करण्याकरता संघर्षाची आहे. आपल्याला अपेक्षा पूर्ण करायची आहेत. त्यामुळे आपल्याला सगळ्यांना आपलं महायुतीचं सरकार आहे, या सरकारमध्ये एक दिलाने आपल्या सगळ्या मित्रांना सोबत घेऊन आणि प्रसंगी जेव्हा इतकं मोठं मॅन्डेट असतं त्यावेळी सगळ्या गोष्टी सगळ्यांच्या मनाच्या आपल्याला पूर्ण करता येत नाहीत. पण आपण एक लार्जर, एक मोठा अशा प्रकारचा विचार घेऊन, एक लार्जर गोल घेऊन आपण राजकारणामध्ये आलेलो आहोत. केवळ पदांकरता, केवळ आपल्याला कोणीतरी मोठं करावं याकरता आपण राजकारणात आलेले नाही आहोत. त्यामुळे मला या गोष्टीची पूर्ण अपेक्षा आहे की येत्या काळामध्ये 4 गोष्टी आपल्या मनाप्रमाणे होतील तर 4 गोष्टी मनाविरुद्ध देखील होतील. पण तरी देखील एका लार्जर इंटरेस्टमध्ये आपण सगळे एकत्रितपणे काम करू आणि आपली शक्ती काय आहे ही शक्ती निश्चितपणे या ठिकाणी आपण दाखवून देऊ. आज या निमित्ताने पुन्हा एकदा आपल्या सगळ्यांचे आभार मानत असताना महाराष्ट्रातल्या दीन दलित गोर गरीब आदिवासी शेतकरी शेतमजूर महिला ओबीसी अल्पसंख्याक सगळ्या समाजाला या ठिकाणी मी आश्वस्त करू इच्छितो की महाराष्ट्राच्या सर्वांगीण उन्नतीकरता, महाराष्ट्राच्या प्रगतीकरता 24 तास आमचं सरकार काम करेल आणि महाराष्ट्रातल्या सामान्य माणसाच्या आशा आकांक्षा अपेक्षा या निश्चितपणे पूर्ण करण्याचं काम आम्ही करू. पुन्हा एकदा आपल्या सर्वांचे आभार मानतो. माननीय देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांचे मनापासून आभार मानतो आणि माझं बोलणं संपवतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. देवेंद्र फडणवीस के नाम के ऐलान से पहले चर्चाएं थी कि बीजेपी महाराष्ट्र में इस बार मराठा या ओबीसी चेहरे पर दांव लगा सकती है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में भी महायुति को मराठा वर्ग ने जबरदस्त समर्थन दिया है, जबकि देवेंद्र फडणवीस अगड़े वर्ग से आते हैं. ऐसे में सवाल उठ रहा है कि महाराष्ट्र में बीजेपी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान या हरियाणा जैसे फॉर्मूले को लागू क्यों नहीं किया. आपको बता दें कि बीजेपी ने मध्य प्रदेश में जीत के बाद सिटिंग सीएम शिवराज सिंह चौहान की जगह ओबीसी चेहरे मोहन यादव पर दांव खेला. वहीं राजस्थान में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की बजाय ब्राह्मण चेहरे भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया. वहीं हरियाणा में भी इसी साल विधानसभा चुनाव से ठीक 5 महीने पहले बीजेपी ने सीएम चेहरा बदला और मनोहर लाल खट्टर की जगह ओबीसी चेहरे नायाब सिंह सैनी को सीएम बना दिया था.
दरअसल मध्य प्रदेश और हरियाणा में बड़ी संख्या में ओबीसी वोटर्स हैं, लेकिन महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस को आगे करने की एक नहीं कई वजह हैं। उनमें से एक बड़ी वजह यह भी है कि महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस अनुभवी नेता माने जाते हैं। वे 6 बार के विधायक हैं। सरकार से लेकर संगठन तक काम करने का उनको अनुभव है। ऐसे में महाराष्ट्र की राजनीति में बीजेपी के लिए नए चेहरे का दांव खेलना मुश्किल साबित हो सकता था, क्योंकि क्षेत्रीय छत्रपों को साधना हर किसी के लिए संभव नहीं। लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने खुद को महाराष्ट्र की राजनीति में न सिर्फ स्थापित किया है, बल्कि हर वर्ग और क्षेत्र में पैठ बनाई है। फडणवीस 2014 से 2019 तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने दूसरी बार अक्टूबर 2019 में सीएम पद की शपथ ली थी। हालांकि 3 दिन बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। इसके बाद 2022 से वे अब तक महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम रहे हैं। फडणवीस नागपुर दक्षिण पश्चिम से 1999 से विधायक हैं। इस बार वे 6ठी बार चुनाव जीते हैं। इससे पहले वे नागपुर नगर निगम के मेयर भी रह चुके हैं। देवेंद्र फडणवीस को 2019 के दरमियान असली राजनीतिक परीक्षा का सामना करना पड़ा था। दरअसल पिछले विधानसभा चुनाव में जीत के बाद जब राजनीतिक उलटफेर हुआ और उद्धव ठाकरे ने एनडीए का साथ छोड़ दिया, तब फडणवीस मजबूती से डटे रहे और यह साबित कर पाने में सफल रहे कि बीजेपी से चुनाव से पहले सीएम को लेकर उद्धव ठाकरे ने ऐसा कोई वादा नहीं किया था। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में महाविकास आघाड़ी ने सरकार बनाई तो फडणवीस ने नेता विपक्ष की भूमिका को निभाते हुए कोरोना काल में अव्यवस्थाओं को लेकर भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में उद्धव सरकार के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोला और राज्य में बीजेपी के सर्वमान्य नेता के तौर पर खुद को स्थापित करके दिखाया, जिसके चलते कई मौकों पर उद्धव सरकार को बैकफुट पर देखा गया। 2022 में जब शिवसेना में टूट हुई और एकनाथ शिंदे का गुट एनडीए का हिस्सा बना, तो फडणवीस का फोकस राज्य में सरकार बनाने पर था। उन्होंने खुद को पीछे रखा और राज्य में एनडीए सरकार बनाने के लिए विधायकों को एक सूत्र में बांधे रखा। आखिरी वक्त में बीजेपी हाईकमान ने फडणवीस को जब डिप्टी सीएम बनने के लिए कहा, तो उन्होंने फैसला सहर्ष स्वीकार करने से ज़्यादा देर नहीं लगाई और एकनाथ शिंदे के खुद डिप्टी बनकर राज्य सरकार का हिस्सा बन गए। महाराष्ट्र में बीजेपी ने 2019 में 105 सीटें जीती थी, लेकिन जब 2022 में उलटफेर के बाद एनडीए सरकार बनी तो बीजेपी कोटे से सिर्फ 10 मंत्री बनाए गए, जबकि 40 विधायकों वाली शिवसेना कोटे से 10 मंत्री बनाए गए। चूंकि फडणवीस ही सरकार में बड़े चेहरे थे, तो उन्होंने बीजेपी विधायकों को न सिर्फ साध कर रखा, बल्कि सरकार चलाने में भी एकनाथ शिंदे के साथ खड़े रहे। इसके अलावा 2023 में भी फडणवीस को एकजुटता बनाने में मशक्कत करनी पड़ी। जुलाई में जब अजीत गुट 42 विधायकों के साथ एनडीए में शामिल हुआ, तो फडणवीस ने ही पावर शेयरिंग का फॉर्मूला निकाला और अजीत कोटे के 9 विधायकों को कैबिनेट में जगह दिलाई। इस दौरान खास बात ये रही कि बीजेपी शिवसेना से किसी मंत्री की छुट्टी नहीं की गई, बल्कि अजीत गुट को सत्ता में हिस्सेदारी देने के लिए बीजेपी ने सबसे ज़्यादा अपने 6 मंत्रालय छोड़े, जबकि शिंदे गुट ने भी 5 मंत्रालय छोड़े थे। जिसके बाद कृषि, वित्त और सहकारिता जैसे बड़े मंत्रालय भी एनसीपी के पास चले गए। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को महाराष्ट्र में बड़ा नुकसान उठाना पड़ा और पार्टी सिर्फ 9 सीटें ही जीत सकी, जिसके बाद विधानसभा चुनाव को लेकर सरकार ने जनता के मूड को भापा और अपनी रणनीति में बदलाव किया। राज्य सरकार लाड़की बहन जैसी गेम चेंजर योजनाएं लेकर आई और इसका फायदा 23 नवंबर को आए नतीजे में देखने को मिला। इस विधानसभा में एनडीए के सामने बड़ी चुनौतियां भी थी। बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला निकालने में क्षेत्रीय दलों को लेकर जातीय समीकरणों तक का ध्यान रखना था। स्थानीय छत्रपों को नाराजगी दूर करनी थी। चुनाव से ठीक पहले मराठा बनाम ओबीसी आरक्षण की मांग भी महायुति सरकार की टेंशन बढ़ा रही थी, लेकिन स्थानीय स्तर पर फडणवीस और महायुति नेताओं ने मिलकर समाधान निकाला और सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर स्थानीय स्तर पर ही सहमति बनी और मिलकर चुनाव मैदान में मुकाबले को एक तरफा बना दिया। कुल मिलाकर चुनाव रणनीति में इस बार देवेंद्र फडणवीस ने सबको मात दे दी और अब तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की पदवी वो संभालने जा रहे हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। बाकी की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए
डीसी न्यूज़ इंडिया के साथ।